हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? सभी का वेलकम टॉपर फाउंडेशन क्लासेस में। सबकी प्रीलिम्स की तैयारी उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। आप लोग स्ट्रेस्ड बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी का जो टाइम है जब प्रीलिम्स की आपकी परीक्षा नज़दीक है, तो इस समय में आप बिल्कुल शांत होकर, बहुत स्ट्रेस फ्री होकर रिवीजन करेंगे, वही इफ़ेक्टिव है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, है ना, जहाँ पे कैसे कैसे यूरोपियंस आए इंडिया में, उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि वो जब मुगल्स का डाउनफॉल हुआ तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि ब्रिटिश अपना पैर जमाए भारत में। और उसके बाद के औरंगजेब के बाद के जो वीक रूलर्स थे, हम लोग उनको देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ लिखती हूँ, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था। इसमें हम लोगों ने देखा था कैसे यूरोपियन पावर्स, कैसे पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच, ये लोग हमारे देश में आए, और कैसे इन लोगों का खात्मा हुआ। ब्रिटिश सबसे पावरफुल यूरोपियन पावर होकर उभरे, और कैसे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये भारत के मास्टर बन गए, एक सुप्रीम कॉलोनियल पावर बन गए भारत के अंदर में। और उसके बाद भारत में इन्होंने जो नीतियां लागू की, जो इनके वाइस रॉयज रहे, और लेटर मुगल रूलर्स औरंगजेब के बाद की परिस्थितियां क्या रहीं, इस सब चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ओके, हम लोग इसमें ने यूरोपियन पावर्स का अराइवल देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे इसकी बाद की परिस्थितियां क्या रहती हैं फ्रेंड्स। एक हम गौर करेंगे कि औरंगजेब के रेन के बाद, मतलब मुगल्स औरंगजेब तक पावरफुल थे। औरंगजेब का जो रूलिंग पीरियड था, औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब के बाद मुगलों की स्थिति खराब होती है। यहाँ ये 1658 से 1707 तक औरंगजेब का टाइम पीरियड है। औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आते हैं, ठीक है, वो वीक रूलर्स रहते हैं, वीक एंड इनकैपेबल रूलर्स रहते हैं, जिनके वजह से अंग्रेजों को और समय, इनकैपेबल रूलर्स रहते हैं जिनके वजह से अंग्रेजों को और भी मौका मिल जाता है इन मुगलों को पराजित करने का, इनको अपना सबॉर्डिनेट बनाने का, और भारत पे अपनी पैर मजबूत करने का। आपने देखा होगा कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ 1765 में, तो उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत उन्होंने कैसे मुगल एम्परर शाह आलम टू को अपना पेंशनर बनाया। एक एनुअल पेंशन जो 26 लाख पर एनम का था, उस पे मुगल एम्परर, मतलब उस समय जब भारत का बादशाह थे मुगल्स, और उसके एम्परर को, शाह आलम टू को, कैसे इन्होंने सिर्फ पेंशनर की औकात मिला दिया और इलाहाबाद के किले में उनको फोर्टिफाई किया कि आप यहीं इलाहाबाद के किले में रहेंगे। ठीक। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब के बाद से जितने भी रूलर्स हुए वो सारे इनकेपेबल रूलर्स। कोई शाह बेखबर था, किसी को मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया, ये लोग सारे इनकेपेबल रूलर्स थे, जिसके कारण और अंग्रेजों को मौका मिला कि वो लोग अपने पैर जमा सकें। ठीक। और कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी रहे फ्रेंड्स, जिसको भी हम लोग देखेंगे, वीक एंड इनकेपेबल रूलर्स, इसको भी हम लोग देखेंगे कि वो औरंगजेब के बाद से सक्सेशन कैसा चला मुगलों का, इसको समझना भी ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो अभी हम लोग कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि औरंगजेब के बाद, डाउनफॉल के बाद, क्या क्या एक्सटर्नल चैलेंजेस इन इंडिया देखने को मिला। ओके, लेटर मुगल पीरियड में, मतलब आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ औरंगजेब जो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस में अगर हम बात करें, तो एक तो बाहरी आक्रमण भी था, जैसे कि नादिर शाह का आक्रमण देखने को मिलता है। मतलब आफ्टर औरंगजेब एरा की मैं बात कर रही हूँ। नादिर शाह का इन्वेजन आपको 1738-39 वाले पीरियड में देखने को मिलता है। और नादिर शाह ही वो शख्स है जो शाहजहां का पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड भारत से लूट कर ले गया था, है ना, लूटेड
पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां। मुझे उम्मीद है मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां एंड कोहिनूर डायमंड फ्रॉम इंडिया। ओके फ्रेंड्स, कोहिनूर डायमंड। नादिर शाह का इन्वेजन देखने को मिलता है। नादिर शाह का जब इन्वेजन होता है फ्रेंड इंडिया में, तो उस समय मुगल बादशाह रहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ही है मोहम्मद शाह रंगीला। उन्हें कामकाज से, कैसे प्रशासन, जनता में क्या चल रहा है, इससे शायद उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। नादिर शाह ने इसका फायदा उठाया और मुगलों के अंदर इस कमजोरी को पहचाना। नादिर शाह सिर्फ अपने ऐशो आराम में डूबे रहते थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता था किसी भी काम से। इसका फायदा नादिर शाह उठाया और बहुत बहुत भारी मात्रा में लूटेड वेल्थ वो ले गया भारत से। ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे इन्वेजन्स हुए जिसने मुगलों की नींव हिला कर रख दी। सेकंड हम देखेंगे अहमद शाह अब्दाली का भी इन्वेजन होता है फ्रेंड्स, अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली आपको याद होगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ता है और जिसमें मराठों की हार होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ता है 1761 में, और जिसमें मराठा पावर जो एकदम जोर शोर से उभरे थे, जिन्होंने भी मुगलों के नाक में दम करके रखा था, यहाँ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से वो हार जाते हैं। ठीक, मराठा शांत हो जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली का भी इन्वेजन काफी कुछ वीकनेसेस को उजागर करता है जो मुगलों के अंदर था। मुगल उस समय जो मुगल के नॉबल्स थे वो ताकतवर होते जा रहे थे और जो मुगल बादशाह वो कमजोर, है ना। बाद के टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के भी फॉर्मेशन होते हैं, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब। इन सबको मुगल के कुछ जो नवाब्स होते हैं इंडिपेंडेंटली उसको रूल करते हैं, ये लोग मुगल के हाथ से निकल जाते हैं ये सब एरियाज। इस तरह से ये इतने सारे वीकनेसेस को इम्पोज करता है जो अंग्रेज भी समझ देख रहे होते हैं कि मुगलों के हाथ से अब इंडिया, भारत की कमान छूटती जा रही है, इसकी शासन व्यवस्था छूटती जा रही है, जिसको इन्होंने खूब भरसक भुनाया अपने दम पर। ठीक है। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन देखने को मिलता है, मराठों की हार होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब ने बेड़ा गर्क किया। ठीक है, वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके लिखती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए। आप इस सक्सेशन को हो सके तो नोट कर लेना ना, ये क्वेश्चन आपके पीटी में आता है और पूछा जाता है कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स किस रूलर के समय हुआ। और कभी कभी सक्सेशन भी पूछा जा सकता है कि इसके बाद इसको क्रम में सजाने को भी कहा जा सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो औरंगजेब का मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ। औरंगजेब का राज 1658 से 1707 तक चला। ठीक, औरंगजेब के बाद बारी आती है बहादुर शाह प्रथम की। बहादुर शाह प्रथम की, इसका टाइम पीरियड था 1707 से 1712। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम वही है जिसको शाह ई बेखबर भी बोलते हैं। सोचिए, अब जो बादशाह ही शाह ही बेखबर है, वो बादशाह किस काम का, ऑल्सो नोन एज शाह ई बेखबर। इन्हें कुछ भी पता नहीं होता था राज दरबार में क्या चल रहा है, क्या काम चल रहा है, प्रशासन व्यवस्था कैसी है, जनता खुश है नाराज है, इनको कोई मतलब नहीं होता था। ऐसे रूलर्स आते गए। तो ये हमारे बहादुर शाह प्रथम थे। उसके बाद थर्ड बहादुर शाह प्रथम शाह ई बेखबर के बाद बारी आती है फ्रेंड्स जहांदार शाह की। जहांदार शाह, आपने बिपिन चंद्र की किताब अभी पढ़ी होगी, बिपिन मॉडर्न हिस्ट्री वाली किताब में। जहांदार शाह जुल्फिकार खान के बदौलत जब बादशाह बना, और उसके बाद की हिस्ट्री। जहांदार शाह का टाइम पीरियड हालांकि बहुत छोटा था फ्रेंड्स, 1712 से 1713 तक था, है ना। जहांदार शाह के टाइम पीरियड की एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये जुल्फिकार खान की मदद से ये बादशाह बना। ठीक है, बिकेम एम्परर विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। ठीक है, इसका एक कोटियर था जुल्फिकार खान, द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान।
ठीक है ना। और एक चीज, इसने इजारा सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस्ड इजारा सिस्टम, जहाँ जमीन आज भी आप लोग सुनते होंगे गांव में जमीन को इजारा रखने की प्रथा आज भी है, तो वो इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जहांदार शाह ने ही, इंट्रोड्यूस्ड इजारा सिस्टम, जहाँ जमीन को गिरवी रखी जाती है, ये इजारा सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया था। इसने जजिया एबॉलिश किया था, ठीक है। जजिया जो एक टैक्स होता था ब्राह्मणों पे जो लगाया जाता था, इसको जहांदार शाह ने एबॉलिश किया था। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जहांदार शाह के बाद जब बारी आती है फर्रुखसियार की, मैं यहाँ पे ये थर्ड फोर्थ पॉइंट लिखती हूँ यहाँ पे, जहांदार शाह के बाद बारी आती है फर्रुखसियार की। फर्रुखसियार, फर्रुखसियार का जो टाइम पीरियड रहता है ये रहता है 1713 से 1718 तक, ठीक। इसके टाइम पीरियड में इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं जो सैयद ब्रदर्स का रोल रहता है, यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान का, ठीक है। ही केम टू पावर विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स का काफी बोलबाला रहता है इसके साम्राज्य में, सैयद ब्रदर्स, ठीक है। उन सैयद ब्रदर्स का नाम रहता है अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, हुसैन अली, ठीक। ये सैयद ब्रदर्स इसको एम्परर बनाते हैं, मुगल एम्परर। इसने ही ब्रिटिश फरमान, आपको याद होगा 1717 का ब्रिटिश फरमान दिया था अंग्रेजों को, ग्रांटेड ब्रिटिश फरमान ऑफ, ग्रांटेड टू ब्रिटिश, ठीक है, फरमान ऑफ 1717, जो ड्यूटी फ्री ट्रेड पासेस थी बंगाल के अंदर, जिसने भारी तबाही मचाई है ना, जिसका विरोध बंगाल के नवाब ने भी किया और बैटल ऑफ प्लासी जैसे जैसी चीजें देखने को मिलती हैं बाद में। तो फर्रुखसियार ने ही ये अंग्रेजों को फरमान दिया था 1717 का, जिसके तहत अंग्रेज ड्यूटी फ्री अपनी ट्रेडिंग कर सकते थे बंगाल के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, लेकिन एक फर्रुखसियार के साथ एक घटना और घटी थी। वो घटना ये है कि जिस सैयद ब्रदर्स ने इसको राजा बनाया था 1713 में, उन्हीं ने ही इसको डिथ्रोन भी किया, बाद में सिंहासन से हटाने का काम भी उन्हीं लोगों ने किया। तो ये पहला मुगल एम्परर था इतिहास का जिसको उसी के नॉबल्स ने मारा था। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, फर्रुखसियार वाज द, ये पहला ऐसा मुगल एम्परर था हमारी इंडियन हिस्ट्री में जिसको उसी के नॉबल्स ने मारा था। सैयद ब्रदर्स जिसने इसको राजा बनाया था, उसी ने इसको डिथ्रोन करके और इसकी हत्या की थी। देखिए इतिहास में कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं। तो ही वॉज डिथ्रोन्ड बाय द सैयद ब्रदर्स, and he became the first Mughal emperor, he became the first Mughal emperor to be killed by his nobles। इसको आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, टू बी किल्ड बाय हिज नॉबल्स, इन्हीं सैयद ब्रदर्स के द्वारा इसकी हत्या भी कर दी जाती है। उसके बाद जो रूलर्स आते हैं, थर्ड पॉइंट फोर्थ था ये ना, इसके बाद जो ये रूलर्स आते हैं ये जैसे रफ़ी उद दरजात आता है, रफ़ी उद दराजत, ठीक है, ये 1719 में आता है। और उसके बाद रफ़ी उद दौला आता है 1719 में, और उसके बाद रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला, ये भी एक साल के लिए, ये सिर्फ नाम के लिए आते हैं, इन्होंने कुछ वैसा काम नहीं किया और इनका टाइम पीरियड भी वैसा कुछ खास नहीं रहा। उसके बाद जो नवाब आते हैं वो बहुत कमाल के मुगल एम्परर रहते हैं, उनका नाम रहता है मोहम्मद शाह, लेकिन उनको पॉपुलरली उनको जाना जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से, ठीक ना। ये ऐसे नवाब थे, ये अपने ऐशो आराम में डूबे रहते थे, इन्हें भी कोई जनता प्रशासन व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता था। और मोहम्मद, जिसका अंजाम ये था फ्रेंड्स कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में नादिर शाह का इन्वेजन होता है, ठीक है। नादिर शाह जो कि पर्सिया का रूलर रहता है, नादिर शाह का इन्वेजन होता है 1739 में, ठीक है। इसका मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड
19 से 1748 तक चलता है। इसी के समय में नादिर शाह का इन्वेजन होता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, जहाँ से वो पीकॉक थ्रोन शाहजहाँ का और कोहिनूर हीरा भारत से लूट कर ले जाता है। तब भी नवाब सोए हुए रहते हैं, बेहोश रहते हैं। ठीक है, इतना बड़ा इन्वेजन हो जाता है, भारी तबाही नादिर शाह मचाता है इनके समय में, लेकिन तब भी ये बेखबर बने रहते हैं, इसलिए इनका नाम मोहम्मद शाह रंगीला इतिहास में पड़ा। ठीक है, नादिर शाह के द्वारा इनकी हार हुई बैटल ऑफ करनाल में। आप इसको याद रखेंगे, बैटल ऑफ करनाल हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल में मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई और नादिर शाह की जीत हुई थी 1739 में, और बाद में इनको बंदी बना लिया जाता है रंगीला को। और इनके बाद बारी आती है नेक्स्ट रूलर अहमद शाह बहादुर। ठीक है, अहमद शाह बहादुर। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो नेक्स्ट मुगल बादशाह है वो है अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर का टाइम पीरियड 1748 से 1754 तक है। ठीक, इनके बाद जो नेक्स्ट मुगल एम्परर अहमद शाह के बाद आते हैं वो आते हैं आलमगीर सेकेंड। आलमगीर सेकेंड 1754 से 1759 तक रहते हैं। इनके टाइम पीरियड में बैटल ऑफ प्लासी जैसी महत्वपूर्ण बैटल लड़ी जाती है। बैटल ऑफ प्लासी, ये आपको याद होगा, 1757 में बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, और उस समय मुगल बादशाह थे आलमगीर सेकेंड। ठीक है, आलमगीर सेकेंड के बाद बारी आती है शाह आलम टू की। शाह आलम टू की। शाह आलम टू का टाइम पीरियड रहता है 1760 से लेकर 1806 तक। ठीक है, अब इनके टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े जाते हैं। शाह आलम सेकेंड के समय में आपको याद होगा, ये वो दौर था जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चला। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में मराठों की हार हुई, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और इसी के समय में एक इम्पॉर्टेंट बैटल और लड़ा गया शाह आलम टू के समय में, आपको याद होगा, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर ये गेम चेंजिंग बैटल था हमारी इंडियन हिस्ट्री में, जिसके बाद अंग्रेजों का एक छत्र शासन स्टार्ट होता है, बैटल ऑफ बक्सर। और इसी के साथ हम याद रखेंगे बैटल ऑफ बक्सर जो है वो ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। बैटल ऑफ बक्सर आपको याद होगा, अवध के जो नवाब होते हैं, बंगाल के जो नवाब होते हैं मीर कासिम, और जो हमारे मुगल एम्परर हैं शाह आलम टू, इन तीनों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। और ये बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म कैसे हुआ, तो इलाहाबाद की संधि से, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1765 में साइन किया गया। और इस ट्रीटी के द्वारा ही फ्रेंड्स शाह आलम टू जो है वो सिर्फ एक पेंशनर की हैसियत में आ गए। ये बहुत ही गंभीर बात है और सोचने वाली बात है। भारत पे शासन करने वाले भारत के मुगल बादशाह है ना, भारत के बादशाह शाह आलम टू, जो कि भारत के बादशाह थे, मुगल बादशाह होते हुए कैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए वो एक सिर्फ पेंशनर की हैसियत में आ गए, और इलाहाबाद के किले में उनको अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। इस तरह से एक छत्र शासन अंग्रेजों का शुरू होता है। ये गेम चेंजिंग बैटल इंडियन हिस्ट्री का एक रिमार्केबल बैटल है, जिसने इतना गजब का बदलाव लाया पूरे सिस्टम में। इसके बाद से डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम लोग बंगाल में देखते हैं, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत अपना सातिर अंदाज से इम्प्लीमेंट किया, जहां निजामत और दीवानी राइट्स दोनों ही अंग्रेजों के हाथ चला गया। दीवानी राइट्स वो राइट्स है फ्रेंड, जो टैक्स कलेक्शन का राइट्स था वो भी अंग्रेजों के पास, और निजामत मैंने उस बंगाल प्रोविंस के खैरियत का भी ठेका इन्होंने ले लिया अपने माथे पर, अंग्रेजों ने ही। और ये ऐसे निजामत और दीवानी राइट्स के नाम पर लूटते रहे पूरे प्रोविंस को, इतनी भारी तबाही मची कि बाद में उसको रिवोक करना पड़ा। वारेन हेस्टिंग्स ने बाद में उसको रिवोक किया। तो ये था आपका शाह आलम सेकेंड के समय में ये सारी चीज़ें हुई, ठीक ना। और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए ही शाह आलम सेकेंड ने दीवानी राइट्स दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, ग्रांटेड
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, द दीवानी राइट्स, granted the Diwani rights of Bengal, Bihar and उड़ीसा टू द ब्रिटिश। ठीक है, इससे इन लोगों को दीवानी राइट्स मिल गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट शाह आलम टू के बाद आते हैं अकबर शाह सेकंड। इनको अकबर सेकंड भी कहते हैं, अकबर शाह सेकंड। अकबर सेकंड ये वो रूलर थे जिन्होंने राजा की टाइटल दिया था, है ना। राजा राम मोहन राय गेव द टाइटल ऑफ राजा, राजा की उपाधि दी थी टू, मतलब कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। ये अकबर सेकंड के ही समय में हुआ था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो थे बहादुर शाह सेकंड। इनका टाइम पीरियड आप लोगों ने लिखा शाह आलम टू, हाँ ठीक है, 1806 तक थे। अकबर सेकंड का लिख लीजिए फ्रेंड्स, ये थे 1806 से 1837 तक इनका टाइम पीरियड था। और बहादुर शाह सेकंड, इनका टाइम पीरियड था 1837 से, आपको याद होगा 1857 का वो रिवोल्ट। ठीक, तो बहादुर शाह सेकंड के समय में दो इम्पोर्टेंट घटनाएं जो घटी वो है रिवोल्ट ऑफ 1857, बहुत पॉपुलर रिवोल्ट। ये जो अभी तक गुस्ताखियां अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी, इनको होश आया रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने के बाद कि भारत में इतना जन आक्रोश है उनकी नीतियों के खिलाफ। ठीक, जिसमें काफ़ी कुछ उनकी नीतियां थी, जैसे आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ा होगा आपने। उसके बाद और भी बहुत सारी नीतियां थी, जिसे वो बहुत हेवी टैक्सेस कलेक्ट करते थे, फिर कभी कभी उनके काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन पे भी उतर आते थे। ये सारी जब धीरे धीरे रिवोल्ट ऑफ 1857 में तब्दील हुई तब उनके अकल ठिकाने आए। अकल ठिकाने के आए, उनको इतना जरूर आभास हो गया था कि भारतीयों में उनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा पनप रहा है ना। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा जाता है। फिर बहादुर जब जो सिपॉइज होते हैं वो बहादुर शाह सेकंड को अपना एम्परर घोषित करते हैं इस 1857 की क्रांति में। फाइनली बहादुर शाह सेकंड को रंगून जेल डिपोर्ट कर दिया जाता है, इन्हें रंगून जेल भेज दिया जाता है और इस तरह मुगलों का पतन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड के बारे में आपको ये चीज़ और भी बता दूं, ये बहुत बड़े शायर थे बहादुर शाह सेकंड। एक जफ़र के नाम से इनकी शायरी भी पब्लिश होती है, अगर आपको किताब मिले तो आप उसको ज़रूर देखिए। अब हम बात करते हैं राइज ऑफ, जब ये मुगल कमज़ोर पड़ते गए तो बहुत सारे रीजनल स्टेट्स उभर कर आए। ठीक है, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स उभर कर आए मुगलों के डाउनफॉल के बाद। इसको हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से, आखिरकार जब हमारे वीक और रूलर्स आफ्टर औरंगजेब, मतलब लेटर मुगल रूलर्स जब कमज़ोर पड़ते गए, इनकेपेबल सिद्ध हुए, तो काफ़ी सारे जो नॉबल्स उनके अंडर में काम कर रहे थे ना, उन्होंने इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स डिक्लेयर किया जिसके वो खुद ही रूलर बने। ऐसे कुछ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे हैदराबाद का, जिसके फाउंडर थे किलिच खान। फाउंडर थे किलिच खान। किलिच खान वही हैं जिनको हम लोग निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। किलिच खान ये नोबल थे मुगलों के, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला के समय इन्होंने एक अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट अपना स्टेट हैदराबाद बनाया, जिसके वो स्वतंत्र रूप से रूलर बने। किलिच खान को हम लोग जानते हैं एक और नाम से फ्रेंड्स, उसको हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ये कोई और नहीं है बल्कि किलिच खान का ही दूसरा नाम है, ऑल्सो नोन एज निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क, ठीक है। ये जब बैटल ऑफ खेड़ा होता है,
ठीक है। तो किलिच खान ने जो वहाँ पे मुगल वायसराय रहते हैं दक्कन में, उसको हरा के ये खुद ही हैदराबाद का इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है। बैटल ऑफ खेड़ा, ये है बैटल ऑफ खेड़ा की लड़ाई जब होती है, बैटल ऑफ खेड़ा, तो किलिच खां defeated Mughal viceroy at Deccan, एंड वो टाइटल एज्यूम्ड करता है असफ जाह का। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क और असफ जाह दोनों किलिच खां को ही कहते हैं। डिफरेंट मुगल वायसरॉय एट दक्कन एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ असफ जाह। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखेंगे, दोनों एक ही आदमी का नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट उभर कर आई, वो थी अवध। ठीक है, अवध के फाउंडर थे सादत खान। द फाउंडर ऑफ अवध वाज सादत खान, और सादत खान का एक और पॉपुलरली इनको नाम था बुरहान उल मुल्क। ओके, ऑल्सो नोन एज बुरहान उल मुल्क। ठीक है, इनको सादत खान को सक्सीड किए थे सफदार जंग। ठीक है फ्रेंड्स, ही वॉज सक्सीडेड बाय सफदार जंग। ठीक, तो सादत खां को ही बुरहानुल मुल्क के नाम से जानते हैं, जो कि अवध के फाउंडर थे, और इनको फिर सक्सीड किया बाद में सफदार जंग ने। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेट को हम लोग देते हैं, वो है बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, बहुत रिच प्रोविंस था, और इसमें जो लूट मचाया, उसके बाद जो इतने इम्पोर्टेंट बैटल विटनेस किया बंगाल ने, बंगाल के नवाब्स की जो हिस्ट्री रही, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो बंगाल के जो फाउंडर थे वो थे मुर्शीद कुली खान। ठीक है, मुर्शीद कुली खान फाउंडर थे, और ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सुजाउद्दीन। इसको आप याद रखेंगे, सुजाउद्दीन। ठीक है, मुर्शीद कुली खान के सक्सेसर थे सुजाउद्दीन। उसके बाद सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खान आते हैं, लेटर अलीवर्दी खान सक्सीडेड हिम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है मैसूर। मैसूर में आपको पता होगा, जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 के बाद, मैसूर में वोडेयर रूलर्स थे, और उसके बाद हैदर अली वहाँ का रूलर बनता है, फिर टीपू सुल्तान वहाँ के रूलर बनते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स होते हैं, और इस तरह से एंग्लो मैसूर वॉर्स जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो मैसूर उन्हीं के कंट्रोल में फिर चला जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ समय तक मैसूर में भी इंडिपेंडेंटली रूल किया वोडेयर किंग्स ने। ठीक है, यहाँ पे ये वोडेयर किंग्स थे। ठीक, जो कि एंग्लो मैसूर वॉर्स के बाद फ्रेंड्स, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स जब हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स के बाद मैसूर अंग्रेजों के अंदर चला गया, अंग्रेजों के कंट्रोल के अंदर आ गया। ठीक, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, आपको पता होगा। और उसके बाद केरल में अगर हम बात करें तो केरल में मार्तंड वर्मा रूल कर रहे थे केरल। ठीक है, केरल एक सोवरेन स्टेट था, और अंडर मार्तंड वर्मा, नया नाम लिख दे रही हूँ, मार्तंड वर्मा। ठीक है ना, जिन्होंने अपनी कैपिटल ट्रावनकोर को बनाई थी, कैपिटल ट्रावनकोर को बनाया इन्होंने। इस तरह से हम देखते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स उभर कर आए। आफ्टर औरंगजेब का जो एरा था, उस दौरान चूंकि वीक और इनकेपेबल रूलर्स थे, तो काफ़ी नॉबल्स भी इनका विद्रोह कर रहे थे, और इनसे अलग एक अपना इंडिपेंडेंट इन्होंने अपना एक सोवरेन स्टेट बनाया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ, एक मिनट,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, अब अंग्रेज कैसे कैसे ये लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं भारत में, इनकी क्या क्या पॉलिसीज रहती है, किस तरह से ये लोग बंगाल को पहले कब्जा करते हैं। बंगाल को कब्जा करने के पीछे इनकी एक नीति रहती है, बंगाल बहुत रिच प्रोविंस रहता है और चूंकि वहाँ से सी पोर्ट की सुविधा, वहाँ पे उनकी कॉटन टेक्सटाइल्स, उनके हैंडीक्राफ्ट्स, उनके और भी आइटम्स का टेक्सटाइल्स, ये सब का जो इनका ट्रेड रहता है ये इतना आकर्षक रहता है और इन पे इतनी टैक्सेस की जो वसूली, जो नवाब बंगाल के नवाब्स को जाता था वो टैक्सेस, अब अंग्रेजों की नज़र उस पर रहती है कि कैसे वो उस पर उनका कब्जा हो जाए। और जिसका इन्होंने भरपूर प्रयास भी किया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद भी उन्होंने वही कोशिश की। बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो दीवानी राइट्स उनको दे ही दिया जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, चूँकि उस समय एक ही प्रोविंस रहते हैं। वो तो आपको याद होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और उसके बाद जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा तो 1912 में बिहार को अलग किया गया बंगाल से। लेकिन तब तक जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हम लोग जब देख रहे हैं और दीवानी राइट्स जब इनको जा रहा है, उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही प्रोविंस का हिस्सा थे, जिसमें इन्होंने भारी लूटपाट मचाई। फिर जो फर्रुख सियार ने इनको 1717 का फरमान दिया था, उससे इन्होंने ड्यूटी फ्री पासेस का भरपूर मिसयूज किया, जिसको विरोध किया गया जब सिराज उद दौला के समय में, तो उसका परिणाम निकला था बैटल ऑफ प्लासी। आपको ये भी ध्यान, जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसके जो पहले की जो घटनाएं हैं उसको जरूर कनेक्ट करके पढ़ें, क्योंकि तभी आपको सीक्वेंस घटनाओं का समझ में आएगा। क्योंकि जो जो भी बैटल्स हुए उसके पीछे कुछ कुछ कारण जिम्मेदार रहे, उसके पीछे उसके पहले की घटनाएं क्या घटी, फिर नवाब के, फिर उसके बाद की घटना क्या हुई, उसके बाद कौन कौन से पावर्स इनको मिले, फिर वहाँ की परिस्थितियाँ कैसे बदली, इन सब चीज़ का जरूर एक आउटलाइन रखिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, जहां उनकी सबसे रिचेस्ट प्रोविंस पे जो नज़र थी वो थी बंगाल, और इसीलिए अब हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। इसके अंदर जो हम टॉपिक पे अभी बात करेंगे वो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल इनका शुरू होता है बंगाल के नवाब्स का। पहले एक सीक्वेंस दिमाग में रहना चाहिए कि कौन कौन से बंगाल के नवाब रहे, और उसके बाद इम्पोर्टेंट हम लोग देखते जा रहे हैं कि फिर कैसे नवाब के साथ इनकी झड़प होने लगी, उन्होंने कैसे नवाब को हटाया, फिर उसके सन इन लॉ को बैठाया, फिर उसको हटाया, फिर उसके सक्सेसर को बैठाया अपने मतलब से। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल की स्थिति तो ऐसे ही बहुत खराब हो जाती है, वो पूरा टोटली उनके अंडर में चला जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद। तो अभी हम एक थोड़ा एक रफ एक आउटलाइन रखेंगे कि कौन कौन पहले तो नवाब हुए बंगाल के। ठीक है, देखिए मैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के अंदर सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ के फाउंडर मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान, ठीक है, मुर्शीद कुली खान का टाइम पीरियड रहा 1700 से लेके 1727 तक। ठीक, मुर्शीद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब रहे सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन आपके 1727 से 1739 तक रहे। ठीक, उसके बाद सुजाउद्दीन के बाद आती है बारी सरफराज जंग की। सरफराज खान की, नॉट जंग, सरफराज खान की। ठीक है, सरफराज जंग जो था वो अवध का रूलर था। ये सरफराज खान की बारी आती है। सरफराज खान के बाद आता है अलीवर्दी खान। ठीक है, अलीवर्दी खान, ये अलीवर्दी खान 1756 तक बंगाल के नवाब रहे। अलीवर्दी खान के बाद आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय आपको पता होगा, सिराजुद्दौला के समय में ही बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है, सिराजुद्दौला के समय, यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, बैटल ऑफ प्लासी हुई। तो बैटल ऑफ प्लासी में जब सिराजुद्दौला हार जाता है, इसी के कमांडर मीर जाफर और जगत सेठ जैसे लोग इसको जब धोखा देते हैं उस बैटल में और अंग्रेज़ों की जीत होती है, वो लोग अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते हैं अपने नवाब को सपोर्ट करने के बजाय।
बैटल ऑफ प्लासी में जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं, तब सिराजुद्दौला के बाद जो नेक्स्ट नवाब बनाया जाता है वो अंग्रेजों की रहमत पे बनाया जाता है, ठीक है, वो रहता है मीर जाफर। मीर जाफर ये वही धोखेबाज कमांडर है, इसकी आज भी इसके नाम, धोखाधड़ी को आज भी इसके नाम से जुड़कर देखते हैं। मीर जाफर ने ही ऐन वक्त पे अपने नवाब को धोखा दिया था। मीर जाफर से भी जब उनकी नहीं बनी तो उन्होंने मीर कासिम को बनाया बिहार का, सॉरी, बंगाल का नवाब, मीर कासिम। ठीक, मीर कासिम ने जब लूटपाट देखा बंगाल के अंदर, मिसयूज ऑफ ड्यूटी पासेस को देखा, और जो दीवानी राइट्स को उन्होंने कैसे मिसयूज वो लोग कर रहे थे, जब मीर कासिम के समय में, और एक और घटना जो मीर कासिम के समय में हुई थी, इसने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। और आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, कैपिटल को शिफ्ट उसने बिहार के अंदर ही किया था, मुंगेर कर दिया था। शिफ्टेड हिज कैपिटल, इससे अंग्रेज काफ़ी चिढ़ गए थे। शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। जब इसने कैपिटल शिफ्ट करी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में, अपना कैपिटल बनाया, और वहाँ पे फिर मुंगेर में इसने एक गन फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की। इससे मीर कासिम से अंग्रेज इतना चिढ़ गए थे। और वैसे भी मीर कासिम जो उनका जो टैक्स कलेक्शन का जो चल रहा था, एक्सप्लॉयटेशन जो चल रहा था, बंगाल के ट्रेड को एकदम ख़त्म कर रहे थे वो लोग, नवाब को हेवी लॉस हो रहा था रेवेन्यू का। जब इसके खिलाफ भी मीर कासिम ने जब आवाज़ उठाई तो ये इसके लिए भी अंग्रेज़ों को खटकने लगा था। मीर कासिम के समय में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई वो ये था कि मीर कासिम ने बाद में बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया। जब पानी सर के ऊपर चली गई तो इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। और 1764 की लड़ाई में जब ये नवाब के अवध के नवाब और शाह आलम सेकंड के साथ मिलकर जब बक्सर की लड़ाई लड़ी, भले ही उसकी हार हुई, लेकिन ये मीर कासिम का फ्रस्ट्रेशन ही था अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो इसने इन लोगों के साथ हाथ मिलाकर इनसे लड़ने का ही फाइनल डिसीजन लिया। ठीक है, तो ये यहाँ मीर कासिम के समय की घटनाएं हैं। यहाँ तक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना चाहिए, ये मीर कासिम तक की बात याद रखना चाहिए। उसके बाद तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद से तो दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स अंग्रेज़ों को मिल ही जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफ़र, जगत सेठ, ये लोग ट्रेटर्स थे नवाब के, और इन लोगों ने ही अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया और सिराजुद्दौला को हरवाया था। सिमिलरली बैटल ऑफ बक्सर की अगर हम थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पे, बैटल ऑफ बक्सर जो कि एक गेम चेंजिंग बैटल है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। इस बैटल के बाद से ही सारी काया पलट होती है, एक छत्र राज मिल जाता है अंग्रेज़ों को। इसका बैटल ऑफ बक्सर में हम लोग देखते हैं कि इसमें इंग्लिश फोर्सेस को जो लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, इंग्लिश फोर्सेस वाज लेड बाय हेक्टर मुनरो। ठीक, हेक्टर मुनरो इंग्लिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे, और ये चल रहा था वर्सेस शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सुजाउद्दीन ऑफ अवध। ये अवध के रूलर, ये तीनों मिलके ये और इंग्लिश फोर्सेस को के वर्सेस इनकी लड़ाई चल रही थी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेना ज़रूरी है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जब ये लड़ाई ख़त्म हुई, भारत के लोग जब हार गए, तो क्या क्या ऐसी संधियाँ हुई और कितनी ये सब जो संधि हुई, इसमें मुग़ल जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ये सिर्फ पेंशनर की औकात में आ गए थे। 1765 की जो आउटकम्स था एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कैसे सारी चीज़ें पतन की ओर गईं, कैसे इन लोगों को और इनका मनोबल बढ़ा कि भारत पे ये शासन और मजबूत कर सके अपना। देखिए, सबसे पहले तो सरेंडर किया गया, सरेंडर्ड इलाहाबाद एंड
कोरा टू एम्परर शाह आलम सेकेंड। ठीक है, ये जो अवध के नवाब थे, उन्होंने इलाहाबाद और कोरा का जो किला था वो एम्परर शाह आलम सेकेंड को सरेंडर किया, उनसे करवाया गया ये। ठीक, उसके बाद फ्रेंड्स सुनिए, एक तो गलती भी अंग्रेजों की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने 50 लाख का वॉर इंडेमनिटी वसूला, पेड ₹50 lakhs एज वॉर इंडेमनिटी। उनका कहना था कि इस लड़ाई में चूंकि उनका बहुत खर्च हुआ है, अंग्रेजों का बहुत खर्च हुआ है, इसलिए उनको वॉर इंडेमनिटी पे किया जाना चाहिए। तो अवध के नवाब ने उन्हें 50 लाख का वॉर इंडेमनिटी पे किया एज वॉर इंडेमनिटी टू द ब्रिटिश, कि लड़ाई में उनका बहुत खर्च हो गया है, इसलिए इसकी भरपाई करनी है। इन्होंने 50 लाख का वॉर इंडेमनिटी भारत के रूलर से लिया। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, इन्होंने मुगल एम्परर शाह आलम टू को, शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, उनको एक पेंशनर बना दिया गया कि 26 लाख पर एनम आपको दिया जाएगा और इलाहाबाद के किले में ही आपको सीमित रहना है, ज़्यादा अपनी बादशाही नहीं दिखानी है, आप एक हारे हुए राजा हैं, इसलिए जैसा हम कहेंगे वैसा आपको करना होगा। और ये सिर्फ एक पेंशनर के तौर पे रह गए, इनकी औकात भी वही रह गई। अब यहाँ से देखिए किस तरह से मुगलों का पतन ये साफ देखने को मिलता है बैटल ऑफ बक्सर से। शाह आलम टू बिकेम अ mere pensioner ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसको बाद में ये लोग अपने कोई वादे को तो पूरा करते नहीं थे। इन्होंने 26 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम पे रखा था बादशाह को पेंशनर, वो भी बाद में बंद कर दी थी। ₹26 lakhs एज एनुअल प्रीमियम, एज एनुअल प्रीमियम नहीं फ्रेंड्स, एज एनुअल पेंशन। ठीक है, ये मुगल बादशाह का ये हस्र हुआ था। ठीक, और इसके बाद शाह आलम द्वितीय से उन्होंने और क्या मजबूर किया राजा को करने के लिए, उन्होंने शाह आलम द्वितीय को मजबूर किया कि आप हमें दीवानी राइट्स दीजिए बंगाल बिहार उड़ीसा का। ठीक है, दीवानी राइट्स, बंगाल पे तो उनकी पहले भी नज़र थी। ठीक है, अब बैटल ऑफ बक्सर से और उनको मौका मिला कि क्यों ना हम इस अपने मंसूबे को भी भुना लें, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। अब जैसे ही ये दीवानी राइट उनको मिली, टैक्स कलेक्शन का पूरा अधिकार उनको मिल गया। ठीक है, ये शाह आलम सेकंड से जैसे ही ये दीवानी राइट लिए, चूंकि ये इतना रिच प्रोविंस था ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, उस समय पूरा कलेक्टिवली ये बिहार बंगाल के प्रोविंस में ही सारे पार्ट्स थे। ये इतना रिच प्रोविंस था कि इस रेवेन्यू कलेक्शन इतना भारी होता था कि वो सारे प्रोविंसेस का एक तरफ और बंगाल प्रोविंस का एक तरफ रेवेन्यू कलेक्शन था। इन्होंने मौका देखते ही ये दीवानी राइट्स आलम सेकंड से ले लिया और जो रेवेन्यू कलेक्शन, वहाँ टैक्स कलेक्शन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। इतना ही नहीं, अभी इतना पे भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। जब दीवानी राइट्स उनको मिल ही गया तो उन्होंने सोचा क्यों ना निजामत राइट्स भी हम ही ले लें। निजामत राइट्स वो राइट्स है जिसके तहत बंगाल प्रोविंस को सुरक्षा प्रदान किया जाने का ठेका भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब ये ठेका लेना तो सिर्फ एक बहाना था, इसके जरिए भी उनको धन कमाना था। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे अब डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में स्टार्ट करता है। रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टेड, चूंकि दीवानी राइट्स तो मिल गई थी, बच गई निजामत, तो वो क्यों छोड़ा जाए, तो इसने इसको भी ले लिया। स्टार्टेड डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, और इसका खामियाजा इतना भुगतना पड़ा, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। ठीक, इसके तहत दीवानी और निजामत राइट्स, दीवानी एंड निजामत राइट्स दोनों ही अंग्रेजों के पास चले गए। उन बंगाल के निजाम के नाम पे, मतलब उसके सुरक्षा के नाम पे ये बहुत पैसे बटोरते थे वहाँ से। दीवानी एंड निजामत राइट्स ट्रांसफर टू ब्रिटिश। ठीक है, चूंकि इतना विनाशकारी ये नीति थी, ये द्वैत शासन की प्रणाली इतनी विनाशकारी थी, बाद में जब वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं तब वो इसको रिवोक करते हैं
लेकिन रॉबर्ट क्लाइव पूरे बढ़ चढ़ के पूरे मनोबल के साथ इसको इम्प्लीमेंट करता है बंगाल में। इसको एक पॉइंट जरूर यहाँ पे नोट करिए, एपीटी का एक क्वेश्चन है कि ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को किसने खत्म किया था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेटर इट वाज रिवोक्ड बाय वारेन हेस्टिंग्स। रिवोक्ड बाय वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये सारा लेखा जोखा रहा फ्रेंड्स। डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम देख का जो टाइम पीरियड था वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो आपका चला है करीब करीब 1765 से लेके 1772 तक, ठीक है। इसको 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने रिवोक किया था। ये मैं यहाँ पे टाइम पीरियड कर रही हूँ 1772, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हम जब बैटल ऑफ बक्सर से आगे की हम बात करेंगे तो अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को 2 फेज में बांटते हैं। इस सीक्वेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस सीक्वेंस को नहीं समझा जाए तो ये सारी, एक तो सारे इवेंट्स याद नहीं रहते हैं, फिर कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी घटना पहले घटी थी, फिर उसके पहले क्या हुआ था, ऐसा कुछ याद नहीं रहता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को जब हम 2 पार्ट में बांटते हैं तो एक हम देखते हैं बिफोर 1915। अब आप लोग सोचे कि 1915 ही क्यों लिया गया, 1900 और कोई तारीख क्यों नहीं ली गई। बिफोर 1915 और एक होता है आफ्टर 1915, ठीक है ना। हिस्ट्री पढ़ने हिस्टोरियंस इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। 1915 चूंकि वो समय था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। साउथ अफ्रीका में वो बाबा अब्दुल्ला का केस लड़ रहे थे। वहाँ से जब वो 1915 में भारत आए उसके बाद से इसको मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं तो बिफोर 1915 को इसीलिए बोलते हैं प्री गांधीयन एरा, ठीक है। अभी गांधी जी भारत नहीं आए हैं, प्री गांधीयन एरा। और आफ्टर 1915 को देखते हैं गांधीयन एरा, अब गांधी जी आ चुके हैं भारत में, ठीक है। तो ये प्री गांधीयन एरा और गांधीयन एरा को हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग प्री गांधीयन एरा की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे हम लोग जरूर दे देंगे, जैसे कि अब तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद से उनकी जो बाकी सारी नीतियाँ तो चलती हैं, लेकिन जैसे ही उस हम लोग देखते हैं कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि भारतीयों का गुस्सा पनपता है उनकी नीतियों के खिलाफ, क्योंकि अति तो मचाए के रखे ही थे, अंग्रेजों ने अति मचा दिया था हर चीज़ का। अब गुस्सा धीरे धीरे पनप रहा था, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि अपराइजिंग्स, पहले हम लोग देखेंगे प्री गांधीयन एरा में अपराइजिंग्स बिफोर 1857 की तो बड़ी क्रांति जब हुई, उसके पहले भी छिटपुट अपराइजिंग्स हर जगह से छोटे छोटे सुनने को देखने को मिल रहे थे, है ना। और उसके बाद फिर जैसे उसमें एक बड़ा अपराइजिंग भी होता है, संथाल रिबेलियन जो होता है, मुंडा विद्रोह तो बाद में होता है, बिरसा मुंडा का 1899 में होता है, संथालों का 1855 में होता है। ये और ऐसे कई विद्रोह और कोल अपराइजिंग्स होता है, छोटा नागपुर पठार में ट्राइबल्स का अपराइजिंग देखने को मिलता है। ये सारा गुस्सा पनपते पनपते एक बड़े क्रांति का रूप लेता है जो कि है 1857 की क्रांति, है ना। और इसमें हम लोग रोल ऑफ कुंवर सिंह भी जब पढ़ते हैं, अलग रानी लक्ष्मीबाई का रोल पढ़ते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में। उसके बाद और प्री गांधीयन युग की और बातें करें तो इसमें उसके बाद फिर हम लोग सीक्वेंस वाइज देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में इसका फॉर्मेशन होता है। ये सारा नेशनलिज्म ग्रो हो रहा है और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है भारतीयों का, ठीक है। तो धीरे धीरे ये स्टेज तैयार हो रहा है प्री गांधीयन एरा में। और इसका सीक्वेंस देखिए, उसके बाद आईएनसी का गठन तो 1885 में हो जाता है। उसके बाद फिर उनका एक फैसला होता है बंगाल को विभाजित करने का, पार्टीशन ऑफ बंगाल। गुस्सा एकदम चरम पे होता है भारतीयों का 1905 में। और इसके खिलाफ जब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाया जाता है तब अंग्रेजों को समझ में आती है कि मामला वाकई गंभीर है, बॉयकॉट मूवमेंट, है ना। आनन फानन में जब वो समझ जाते हैं कि मामला बहुत गंभीर है, भारतीय हमसे बहुत नाराज हैं, इनको इतना नाराज करके इन पर शासन करना मुश्किल है, तो थोड़ा सा इनको लुभावना कुछ टेम्पटेशन दे देते हैं जिससे हमारा शासन और थोड़ा सा इजी हो जाए करना। ये उसके बाद लेकर आते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, है ना। ये एक आई वॉश होता है, ये सिर्फ धोखा देने के लिए ये सब रिफॉर्म्स लाया गया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का, बड़े बड़े वादे किए इसके अंदर कि हम ऐसे रिफॉर्म करेंगे, भारतीयों को दिक्कत नहीं होगी,
है ना, जैसे लगा कि सारे उनके शासन व्यवस्था को एंजॉय करेंगे उसके बाद। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ 1909 के बाद, लेकिन तब भी स्थिति उनको सुधरती नहीं दिखी। काफ़ी विद्रोह का जब सामना करना पड़ा, 1911 में इन्होंने दिल्ली दरबार बुलाया, दिल्ली दरबार। और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है 1911 का। दिल्ली दरबार में इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस लिया, जब इनके पास कुछ चारा नहीं बचा। हालांकि इसमें उसमें उन्होंने हवाला दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस की वजह से बंगाल चूंकि एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो उन्हें उसके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत हो रहा है, जिस वजह से इनको छोटा कर दिया जाए। तो उन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का 2 प्रोविंस बांट करके बना दिया, लेकिन मंशा कुछ तो और थी वहाँ पे। तो इन्होंने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, जब भारी विरोध प्रदर्शन से इनको देखने को मिला, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को इन्होंने रिवोक किया। फिर दिल्ली दरबार के समय में लॉर्ड हार्डिंज भारत के वाइसरॉय थे, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। उस समय लॉर्ड हार्डिंज ने जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया, और तो पार्टीशन ऑफ, और वहाँ से जब इंग्लैंड के राजा भी आए थे और उनकी महारानी भी आई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक करना पड़ा उनको। सेकेंडली, भारत की राजधानी उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया था उसी वक्त। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिल्ली दरबार की। शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अभी तक कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी, लेकिन 1911 से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चली जाती है, फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक, भारत की राजधानी तब दिल्ली हो जाती है। इसके बाद ही हम देखेंगे दिल्ली। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकता है जो आप बिहार से थोड़ा कनेक्ट करके देख सकते हैं। 1912 में ही 22 मार्च 1912 बिहार अलग हो जाता है बंगाल से। चूंकि बिहार की तरफ से काफ़ी बिहारियों का डिमांड आता है कि हमें बंगाल में क्यों रखा गया है, हमारी भाषा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा पहनावा अलग है, तो हम फिर बंगाल में क्यों रहें, हमें अलग कर दिया जाए बंगाल से। तो 22 मार्च 1912 को बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, और इसको आज भी, इस दिन को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को। ये चीज़ें लेकिन चली आ रही हैं 1912 से ही, और इसका लिंकेज इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल और दिल्ली दरबार से है। ठीक है, बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। ठीक, अब इसके बाद जब इतने से भी इनका मन नहीं भरा, बिहार से ये तो हो गया। 2 सेपरेशन आपको बिहार का मैंने बताया था। एक तो 1912 में ये बंगाल से अलग होता है बिहार। उसके बाद 1936 में, अभी भी बिहार और उड़ीसा साथ रहते हैं, 1936 में ये उड़ीसा से भी अलग होता है। फिर 2000 में 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड से अलग होता है। ठीक, इस तरह से बंगाल से एक बार उड़ीसा से, एक बार झारखंड से अलग होते होते आज का मॉडर्न बिहार आज हम लोग देख रहे हैं। ये इनका घटनाक्रम, ये मैंने आपको 1912 तक, ये सारे प्री गांधीयन एरा के ही अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, अभी प्री गांधीयन एरा। और तब तक गांधी जी के आने के पहले ही आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आगाज हो चुका था 1914 में ही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सब देश कटने मरने के लिए तैयार। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो युग चला, अभी तक गांधी जी भारत नहीं आए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, भारतीयों को बिना उनसे पूछे अंग्रेज अपने लड़ाई में उनको झोंक रहे थे। बहुत ज़बरदस्त महंगाई और गरीबी भारत में, लेकिन तब भी वो अपनी जो लड़ाई उनकी यूरोप में चल रही थी, यूरोपियन पावर्स के साथ, बस उसी में भारतीयों को भुना रहे थे। अब इसके बाद, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, अब इसके बाद गांधी जी आते हैं। ठीक है, और यहाँ से सिनेरियो चेंज होता है। गांधी जी का अराइवल जब होता है 1915 में, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। ठीक, यहाँ से गांधी जी पहले तो 1915 से लेके उनके पॉलिटिकल गुरु थे, आपको मालूम होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। उनके सलाह पे पहले उन्होंने कुछ समय तक, 1 डेढ़ साल तक पहले भारत की परिस्थितियों को समझा। जब गांधी जी भारत आए तो भारत में काफ़ी गरीबी, महंगाई, महामारी, किसान बदहाली में थे, बहुत हेवी टैक्सेस पे कर रहे थे। जब भारतीय की परिस्थितियों को उन्होंने समझा, और उसके बाद से जब चंपारण सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह अपना किया भारत आने के बाद,
चंपारण का सत्याग्रह होता है 1917 में। इसका राजकुमार शुक्ला जब उनको लखनऊ सेशन में, आईएनसी का जब लखनऊ सेशन चलता है 1916 में, वहाँ चंपारण आने का रिक्वेस्ट करते हैं और गांधी जी चंपारण चले जाते हैं। फ्रेंड्स, 68th बीपीएससी की परीक्षा में इस पे एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन था कि जब गांधी जी चंपारण गए थे और वहाँ से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का आगाज किया, तो उन्हें जहर वाला दूध पीने से कौन बचाया था? और उसमें 4 ऑप्शंस थे। उसमें सही आंसर था बतख मियाँ, उनका नाम था। अंग्रेज चाहते थे कि ये अब कौन नया परिंदा आ गया भारत में, ये सबको जागरूक करने के लिए आया है, इसको जहर दे के मार देना ज़्यादा सही है। तो उन्होंने गांधी जी को जो दूध दिया जाना था उसमें उन्होंने जहर मिला दिया, लेकिन बतख मियाँ उस दूध को बदल करके उसको नहीं दिए गांधी जी को, और इस तरह से उन्होंने गांधी जी की जान बचाई। इसका ये जिक्र है हम इंडियन हिस्ट्री में, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी गया था 68th बीपीएससी में। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये पहला सत्याग्रह गांधीयन सत्याग्रह चंपारण की सत्याग्रह से देखने को मिलता है। अब गांधी जी अलग अलग फिर अब इंडियन हिस्ट्री में उनके कदम आगे बढ़ते हैं, अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद रॉलेट एजिटेशन जब होता है, जब अंग्रेज ऐसे नियम पारित करते हैं 1919 में कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना कोई दलील के, इसमें कोई अपना वकील नहीं कर सकता है, कोई अपील नहीं कर सकता है। अंग्रेजों को ये डर सताने लगा कि कोई भी उनके खिलाफ कहीं विद्रोह मोर्चा ना खोल दे, कोई विद्रोह ना कर दे, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया। और जब इस एक्ट को पास किया और इस एक्ट के ही तहत डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को जब अरेस्ट किया गया और इसके खिलाफ जब भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और लोग जलियांवाला बाग में जब भी इसका विरोध करने लगे, तो भारी नरसंहार जब देखने को मिलता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद इसी रौलत एक्ट के ही एजिटेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला मैसेकर देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बहुत ब्लैक डे थी ये हमारे भारतीय इतिहास की। बहुत सारे निर्दोष निहत्थे लोग मारे गए थे जनरल डायर के एक आदेश से, जिसका ये ऐसा प्रोटेस्ट सारे भारतीयों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। ये एक इतनी निर्मम हत्या थी उनकी, अंग्रेजों की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगाज किया, ठीक है, कि अब किसी भी तरह से अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगाज होता है। इसको फ्रेंड्स हम लोग नोट करते चलिए अब, ठीक है। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगाज होता है, इसमें इस मूवमेंट को फिर रिवोक किया जाता है चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद, जिससे काफ़ी लीडर्स जो होते हैं वो गांधी जी से नाराज भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे अपने पीक पे था जब गांधी जी ने इसे विड्रॉ किया कि चौरी चौरा इंसिडेंट में कुछ हिंसक वारदात घट गई थी। लोग पुलिस पहले, हालांकि वारदात उन्हीं लोगों की तरफ से किया गया, लेकिन फिर गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, इसमें कई अंग्रेज मारे गए थे। तो इस चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद से जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रिवोक करने की बात डिसीजन लिया, तो इससे काफ़ी लीडर्स भी नाराज हो गए थे। कांग्रेस के अंदर ही नहीं, कई भारतीयों में इस चीज़ को लेकर नाराजगी थी कि एंड वक्त पे इस मूवमेंट को क्यों अपलिफ्ट किया गया, ठीक है। तो ये चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हटाया गया। उसके बाद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस आती है 1925 में, जहाँ पे ट्रेन को लूटा जाता है। ये रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा किया जाता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे लीडर्स जो ये मानते थे कि शांति की नीति से अंग्रेज सुधरेंगे नहीं, इनके साथ कुछ क्रांतिकारी घटनाएं ही करनी पड़ेंगी तभी ये समझेंगे। तो ये ऐसे लोग जो थे वो उन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस को अंजाम दिया। उसके बाद साइमन कमीशन आता है। ये सब सीक्वेंस से है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा का फिर इंसिडेंट, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, साइमन कमीशन जब भारत आता है 1928 में, इसका भारी विरोध होता है और इसी के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को इतनी चोटें आती हैं कि बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन के बाद आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ते हुए सिविल डिसोबीडियंस किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट,
ठीक है, ये 1930 में ये सॉल्ट सत्याग्रह से स्टार्ट होता है, नमक सत्याग्रह से। और उसके बाद जब 1930 में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का भी फिर दौर चलता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का, जो एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकलता है। उसके बाद 1931 में जब गांधी जी जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, और वहाँ पे जब भगत सिंह को उस वक्त फांसी हो गई रहती है, भारी विरोध देखने को मिलता है। गांधी जी को हर जगह काले झंडे दिखाए जाते हैं, क्योंकि मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के फंदे से लटक जाते हैं। इसका विरोध और इसका गुस्सा, लोग कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाते हैं कि गांधी जी ने पूरी कोशिश की होती तो ये लोग बच गए होते। लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐसे रहे, कुछ ऐसे टर्म्स रहे अंग्रेज़ों के साथ कि नहीं बच पाई उन लोगों की ज़िंदगी, और वो काला दिन था जब इन लोगों को फांसी हुई। तो इसका विरोध गांधी जी को हर जगह देखने को मिला। जब वो जा रहे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हर जगह काले झंडे से भारतीयों ने उनका विरोध किया। ठीक है, और ये इंडियन हिस्ट्री की काफ़ी दुखद घटना है, ऐसे वीर लोगों को फांसी पे चढ़ाना। ये सारी क्रूरताएं अंग्रेजों ने की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, जिसमें कि सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था 1931 वाला, जिसमें कांग्रेस का पार्टिसिपेशन हुआ। ठीक है, 1930 में और 1932 में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की, सिर्फ 1931 वाले में। मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट, जैसे यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, कांग्रेस पार्टिसिपेशन सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलता है 1931 में। ठीक है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन सब चीज़ों का। क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट में चला, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया गया इसमें। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस तब तक अपनी अलग फौज का गठन कर चुके थे, इंडियन नेशनल आर्मी की। ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला, और उसके बाद हम देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, और फाइनली भारत को आज़ादी 1947 में। इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। तो ये सारे फ्रेंड्स, ये सब गांधीयन एरा की घटनाएं हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, पहले हम प्री गांधीयन एरा पे अब डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, आगे का प्री गांधीयन एरा पे। ठीक है, जो बिफोर 1915 की घटनाएं हैं, जिसमें हम लोग अपराइजिंग्स को कुछ देखेंगे, और फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ेंगे। प्री गांधीयन एरा में और जो घटनाएं घटी, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी की बात करेंगे। तो ये आपकी प्री गांधीयन एरा की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग सभी स्ट्रेस फ्री होकर अपनी तैयारी को करें। सभी को गुड बाय, कीप लर्निंग। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम लोग प्री गांधीयन एरा को और थोड़ा अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद फिर पोस्ट गांधीयन एरा के इवेंट्स को लेकर बात करेंगे। ठीक है, सबको बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।